लोगों के बीच में राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं आप। ये फंडिंग आपकी पार्टी की तरफ से की गई है या फिर आप पर्सनली फंडिंग से कर रहे हैं? ये पार्टी की तरफ से की गई है। जैसे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, आप लोगों को पता है कि बाढ़ से लेकर अब तक जगह जगह में, जैसे 2017 में वो जो पागल बाढ़ आया था, उसमें भी बहुत मदद किए थे। इलाका के अंदर आके, सीमांचल के अंदर जितने भी मदद करना था तो बाढ़ में भी आके मदद किए थे। और इस इलाका के अंदर 2017 से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का कोई ना कोई नेता आते रहते हैं। जैसे इटी बशीर साहब, पीके कुनाली कुट्टी साहब, जैसे कि अभी हमारे यहाँ साहब थंगल साहब भी आए थे। बीच में किशनगंज में हम लोग को प्रोग्राम किए थे, उसके दोहागरा में भी प्रोग्राम किए थे। हमने फिर अपने पार्टी से मांग की है कि मेरे इलाका बहुत गरीबी है, बहुत बुरा हाल है। जैसे सीए और एनआरसी के बारे में वो चीज है कि यहाँ का गरीब इतना परेशान थे, खाने तक मोहताज थे। उसके बाद सरकार के तरफ से जो ये आदेश हुआ 8 बजे, आपको तो पता ही है कि ये नरेंद्र मोदी साहब जब से सरकार में आए हैं तो कोई भी मामला के लिए रात को 8 बजे वो अपने बात रखते हैं। जब 8 बजे अपने बात रखते हैं वो, तो 8 बजे वो उन्होंने बोल दिया है कि कल से लॉकडाउन हो जाएंगे। लॉकडाउन होने का मतलब कि उसका कोई तैयारी नहीं था, उसका तो कोई तैयारी था नहीं कि गरीब खाना कहाँ से खाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, कुछ पता नहीं। वो लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन करने के बाद इलाका के अंदर जो सरकार तरह तरह का अगर अपना ये हथकंडा आजमा रहा है, तो कहता है कि गरीब तक हम खाना राशन भेजने का काम करता है। आज भी हम इलाका के अंदर देखते हैं कि गरीब के घर में अभी तक चूल्हा नहीं जलता है। ऐसा जगह है कि बच्चा सब आलू खा के रहते हैं घर में। ऐसा हम पोजीशन देखे। वो पोजीशन देखते हुए हम मांग किए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के इटी बशीर साहब से मांग किए कि सर, मेरे इलाका बहुत गरीब है, बहुत पिछड़ा है, इस बीमारी से तो मरेंगे कम और सबसे ज़्यादा भूख से ज़्यादा मर जाएंगे। तो मेरे पार्टी की तरफ से आदेश किया कि नहीं, आप पैकिंग चालू कीजिए, आप लोगों को माल वितरण कीजिए, जहाँ जहाँ लगे गरीबों को बुला के राशन देने का काम कीजिए, जो फंडिंग होगा हम आपको देने का काम करेंगे। तो पार्टी की तरफ से हम फंडिंग, पार्टी हमको कर रहा है, हम तो निजी अपना कोई फंडिंग कर नहीं रहे हैं, मेहनत के साथ हम काम कर रहे हैं और पार्टी के लिए काम करते हैं। अच्छा, उत्तर साहब बताया जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में शायद मुस्लिम लीग की भी कुछ सीटें होंगी, क्या सही बात है? देखिए, ये तो अभी देश के हालत में जिस तरीका से देश का हालत है, अभी बीमारी को लेके, कोरोना बीमारी जो है, तो पहले सीए एनआरसी को लेके परेशान किया। एक कोरोना बीमारी जब से आया है तो देश के अंदर बहुत बुरा पोजीशन है। तो चुनाव के बारे में तो अभी हम लोग बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि देश का हालत अभी ठीक नहीं है। देश अगर हम लोग बच जाएंगे तो चुनाव होते रहेगा, अगर जनता नहीं बचेंगे तो चुनाव कैसे होगा? चुनाव जब होगा, चुनाव के बारे में जब बात किया जाएगा कि यहाँ का आदमी जब तक ठीक ना हो जाए। अच्छा, ये लगता है आपके जो है पैकेज में जो है यहाँ पर लिखा गया है कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। ये सब को आपने क्यों तैयार किया? इसलिए हम तैयार किए हैं कि ये बीमारी जो है, हम चाहते हैं कि भारत में बीमारी कम से कम ना आए। तो हम चाहते हैं कि हम भारत के रहने वाले हैं, भारत को हमेशा जीतना चाहिए, भारत को कभी हारना नहीं चाहिए, कोरोना को हारना चाहिए, भारत को जीतना चाहिए। चलिए, एक लास्ट सवाल आपसे लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मोदी जी को धमकी मिली थी कि आप अगर हमें क्रेडिट नहीं दीजिएगा तो आपको बहुत दिक्कत होगी। तो मोदी जी घुटना टेक चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के सामने। देखिए, मोदी जी जो जिस तरीका से बोलता था कि 36 इंच का सीना, 36 इंच का सीना वाला वो प्रधानमंत्री रहा नहीं। प्रधानमंत्री अभी किसके बात में चल रहा है? मोहन भागवत जो आरएसएस का प्रमुख है, ये प्रधानमंत्री केवल नरेंद्र मोदी है। ये इसका जो चलाने वाला है वो केवल मोहन भागवत है, आरएसएस का जो प्रमुख है। मतलब सीधा फटा ये है कि आप सीधा कह रहे हैं कि मोदी जी को चलाने वाला मोहन भागवत ने देश के ऊपर जो है बहुत बड़ी टिप्पणियां की है और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी गलत कर रहा है। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप जो आया, मोदी जी इतना करोड़ रुपए खर्च किया, इतना अरब रुपए खर्च किया अपने गुजरात में। आपने देखे झुग्गी को, उसको बिल्डिंग बना दिया छुपाने के लिए, अपने गरीबी को छुपाने के लिए बिल्डिंग बना दिया। जगह जगह इतना रुपया खर्च किया। उसको मोदी जी को ये नहीं पता है कि देश के अंदर आज भी भूखे मरते हैं। मोदी जी उसके आगे पीछे इतना रुपए खर्च किए, वो रुपया अगर इंडिया के अंदर लगा देता तो इंडिया का मुसलमान या हिंदू, दलित, आदिवासी भूखे नहीं मरते। आज देश का ऐसा हालत है कि आदमी खाने तक मोहताज है। तो सरकार को नजर नहीं आ रहा। सरकार को क्या नजर आ रहा है? सरकार को केवल नजर आ रहा है निजामुद्दीन। निजामुद्दीन में हुआ क्या? निजामुद्दीन का मामला आया तो क्या बोला निजामुद्दीन के अंदर? जैसे अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बना, वो किसके आदमी है? वो भी आरएसएस के आदमी है। उन्होंने सीए के बारे में, एनआरसी के बारे में उस टाइम क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि दिल्ली पुलिस मेरे हाथ में नहीं है, एक केंद्र सरकार के हाथ में है। सीधा कुल मिलाकर देख रहे हैं कि सबकी साजिश है इसमें। साजिश के तहत आप इस बात को कह रहे हैं?
साजिश तो पूरा साजिश है, साजिश का कोई बात नहीं, पूरा साजिश है, सब मिले हुए हैं। वो सब चाहता है, जो चाहता है वो होने वाला नहीं है। अच्छा, एक चीज हमने देखा अभी आपके दीवार में लिखी हुई है, देखिए, तुम सब अल्लाह की एक रस्सी को मजबूत से पकड़ लो, फुट मत डालो। आखिर क्या वजह है इसके पीछे? इसका वजह है कि हम लोग चाहते हैं कि सबको एक रस्सी पकड़ के रहिए, ये नहीं कि देवबंद बरेली और सुन्नी उसमें बांटना के काम कीजिए, सबको एक हो जाइए, एक होकर के रहिए। जैसे सिख माने सब जाति का आदमी हम कहते हैं कि ये रस्सी पकड़ करके एक जगह हो जाए, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, एक जगह रहिए, किसी को फूट मत डालिए, चाहे कोई भी जाति का आदमी हो। बात कर रहे थे बिहार से जुड़े हुए हैं उपाध्यक्ष इंडियन मुस्लिम लीग के मुख्तार आलम साहब से। लाइव 24 न्यूज के लिए संवाददाता किशनगंज से महनाज आलम की रिपोर्ट। जी आदि कर दो तेला तरी काम करत आहे आ गया आप पाहिजे ना यार पुन्हा पाहिजे कडे तुला बेकार लावेल ना आप लोग देखिए आप लागो की हां माल पाहिजे नाही ला इला वार है सही लगेल ना और तरह बनाना है क्या? क्या करना है?